फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी इंजरी में आगे, कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन को क्या कहते हैं? ब्रूज कहते हैं। कॉन्ट्यूजन बोले आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन कॉन्ट्यूजन करके आए या ब्रूज करके आए, आपको सेम ही लिखना है। तो इसमें भी आप पहले समझ लीजिए कि हम ब्रूज किसको कहेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को बहुत तेज़ी से किसी लाठी या किसी रॉड से मारा, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी स्किन है वो तो रप्चर नहीं हुई, लेकिन स्किन के अंदर जहाँ उसने मारा है उस एरिया पर, वहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो जाता है। ब्लड कलेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से स्किन का डिसकलरेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रूज। यानी कि इसमें ब्लीडिंग नहीं हुई है, इसमें स्किन जो है, इसमें ब्लीडिंग नहीं हुई है, स्किन की कंटिन्यूटी भी नहीं टूटी है, स्किन रप्चर भी नहीं हुई है, ना उसकी डर्मिस हटी है ना एपिडर्मिस हटी है। बस हुआ क्या है, उसको जो बॉडी का जो इंटरनल टिश्यू है, इंटरनल जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो गई हैं, जिसकी वजह से उसको इंटरनल हेमरेज हो गया है, ठीक है, बाहर ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो जिस तरीके का उसकी स्किन पर डिसकलरेशन शो होगा उसको हम समझेंगे ब्रूज। अगर आपने गूगल पर फोटोज़ ना देखे हो तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको फिर अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी ब्लंट फोर्स के कारण टिश्यू में ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाए, मैंने आपको बताया कि ब्लड बाहर नहीं आ रहा है, वहीं एक्यूमुलेट हो जा रहा है, अंदर ही हेमरेज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रूज बोलेंगे। अब ये होता क्यों है? ब्लड एक्यूमुलेट हुआ कैसे? किसी ने भी कोई भी फोर्स अप्लाई किया, यानी कि तेजी से किसी रोड से या किसी भी चीज़ से उसको मारा, ठीक है, या पंच मारा, किसी ने बहुत तेजी से पंच मारा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो वेसल्स होती हैं, जो स्किन पर हमारे सुपरफिशियल जो वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, वो अंदर ही रप्चर हुई हैं। अंदर रप्चर हुई हैं तो ब्लड उनका बाहर फैलेगा, बाहर फैलेगा यानी कि स्किन के अंदर फैलना शुरू होगा। तो वहाँ से वो ब्लड जो है किसी एक पार्ट में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, और बहुत सारा ब्लड जब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसकी हमें अपीयरेंस शो होगी, जिसको हम बोल रहे हैं ब्रूज, ठीक है। ब्लूइश पर्पल डिस्कलरेशन एंड स्वेलिंग, तो थोड़े टाइम बाद जो भी हुआ है ये, तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लूइश पर्पल हो जाएगा। वो तो इसकी एज में हम देख लेंगे आगे। तो ये ब्रूज है वो कुछ टाइम बाद कैसा दिखाई देगा? ब्लूइश पर्पल दिखाई देगा, यानी कि स्किन जो दिखाई देगी वो कैसी देगी? ब्लूइश पर्पल। तो आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? ठीक है, आपको ब्रूज का मतलब समझ आया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्यूजन क्या होगा? कॉन्ट्यूजन क्या है? यदि ब्रूज, देखो ये जो थोड़ा सा ही माइनर सा डिफरेंस है। ब्रूज तो हम बोल रहे हैं केवल हमें सुपरफिशियली जो दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्यूजन क्या बोल रहा है? कॉन्ट्यूजन में क्या होगा? यदि ब्रूज जो है वो ऑर्गन, टिश्यू या मसल्स को अफेक्ट करे। सेम ब्रूज और कॉन्ट्यूजन, कॉन्ट्यूजन एकदम सेम है, लेकिन हम कॉन्ट्यूजन जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो बहुत डीप यूज़ कर रहे हैं। डीप का मतलब है कि अभी तक तो मैंने बोला आपको कि अगर स्किन ही अफेक्ट हो रही है, स्किन के अंडर ही जो है थोड़ा सा ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, उसको आपने ब्रूज नाम दे दिया। लेकिन कॉन्ट्यूजन कब बोलेंगे? जब बहुत डीप में जो ऑर्गन सिचुएटेड हैं, टिश्यू और मसल्स को अफेक्ट किया है, और किसी ऑर्गन के अंदर इंटरनल हेमरेज या ब्लड एक्यूमुलेशन शुरू हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्यूजन। अब ये कॉन्ट्यूजन में क्या होगा? ब्लंट फोर्स, लाइक अ ब्लंट फोर्स कौन कौन सा हो सकता है? किसी ने पंच मारा, किसी ने लोहे की रॉड से किसी को मार दिया, या स्टिक या लाठी से किसी को मार दिया। अब देखिए कॉन्ट्यूजन को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए किसी ने किसी के पेट पर मुक्का मार दिया, ठीक है, पेट पर मुक्का मार दिया या साइड में रिब्स के आसपास कहीं भी मुक्का मारा, तो उसकी वजह से अगर उसके लिवर में या स्टमक के अंदर जो है हेमरेज शुरू हो गया है, बाहर नहीं दिखाई दे रहा लेकिन इंटरनली अगर शुरू हो गया है, तो हम उस टर्म को कॉन्ट्यूजन बोलेंगे। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है ब्रूज और कॉन्ट्यूजन में। ब्रूज जो है हम कहीं के भी लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्यूजन हम मेनली जो है डीप इंजरी जो हो रही है, चाहे वो ऑर्गन, टिश्यू या मसल्स के अंदर हो रही है, उसको लिए हम
कॉन्ट्यूजन वर्ड यूज़ करेंगे। फिर उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, 3 तरीके का होगा। जैसे अभी हमने एब्रेजन देखा उसी तरीके से ये 3 तरीके का होगा, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और डीप ब्रूज। इंट्राडर्मल में क्या हो रहा है, सुपरफिशियल, यानी कि जो हमने पहले वाला एग्जांपल देखा था सुपरफिशियल, स्किन के जस्ट बिलो जो हो रहा है, सुपरफिशियल जो हो रहा है विद डिस्टिंक्ट मार्जिन, यानी कि इसकी मार्जिन जो है डिस्टिंक्ट है, सुपरफिशियल जो हो रहा है वो होगा इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल से ही आपको क्लियर होगा कि स्किन के जस्ट नीचे जो चीज़ हो रही है उसको हम बोलेंगे इंट्राडर्मल ब्रूज। जैसे कि पैटर्न ब्रूज, पैटर्न ब्रूज यानी कि मान लीजिए, अब यहाँ पर भी वही सेम वाला एग्जांपल मैं आपको वापस से दूंगी कि किसी ने अपनी फिंगर से दूसरे हाथ पर फोर्सफुली जो है फोर्स अप्लाई किया है, बहुत प्रेशर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से जो है स्किन पर हमें रेडिश रेडिश फिंगर का प्रिंट दिखाई देता है, तो वो होता है पैटर्न ब्रूज। अब इसमें देखिए, कोई किसी ने बहुत टाइट है, किसी का हाथ पकड़ लिया, तो वहाँ पर स्किन जो है बाहर से उस पर कोई भी कट नहीं लगा, कोई इंजरी नहीं हुई, लेकिन स्किन की जो सुपरफिशियल जो वेसल्स हैं वो वहाँ पर क्या है, रप्चर हो सकती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्रूज हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे, एग्जाम्पल उसमें आप समझ सकते हो पैटर्न ब्रूज का। ठीक है, फिर उसके बाद है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में क्या होगा, यानी कि सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है उनके बीच में अगर ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सबक्यूटेनियस ब्रूज। तो उसमें क्या होगा, रेड स्वेलिंग जस्ट आफ्टर इंजरी, कोई भी इंजरी हुई है वहाँ पर क्या होगा, हमें ब्लड एक्यूमुलेट होता दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। जहाँ भी सबक्यूटेनियसली जो है ब्रूज बना है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी तुरंत इंजरी होते ही। फिर देखिए, अभी आपको और क्लियर होगा, एक बार आप डीप ब्रूज और पढ़िए। डीप ब्रूज में क्या हो रहा है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में डीप ब्लीडिंग हो गई, यानी कि मान लीजिए स्टमक या लीवर या पेनक्रियाज, किडनी, कहीं भी और बहुत ज़्यादा डीप हम जाएं, वहाँ पर कोई जो है किसी वजह से चोट लगी, वहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हो गई। ब्लीडिंग शुरू हो गई तो जो डीप ब्रूज में जो ब्लीडिंग होगी उसको दिखाई देने में हमें टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि एक तो ये डीप है, हम बाहर से नहीं देख सकते। हम इंट्राडर्मल वाले को एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रूज हुआ है। सबक्यूटेनियस वाले को हम केवल स्वेलिंग से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे ब्रूज हुआ है। डीप वाले में ये दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। बहुत टाइम बाद जब बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर हेमरेज की वजह से ब्लड लॉस हो जाएगा, तब हमें डीप ब्रूज का पता चलता है। क्योंकि क्या होगा, ब्लड को एक्यूमुलेट होने में, और क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्लड तो सभी जगह है बॉडी में, अभी हमें कहीं भी ब्लड शो नहीं हो रहा है, लेकिन जब इंजरी होगी, हेमरेज होगा, बहुत सारा ब्लड अगर एक ही जगह एक्यूमुलेट होगा आकर के, तो वो अपीयरेंस देगा, तब हमें जाकर के पता चलेगा कि इस पर्सन को डीप ब्रूज हुआ है। तो डीप ब्रूज वही है जो हम कॉन्ट्यूजन के लिए बोला था अभी हमने, कि बहुत डीप इंजरी हो रही है किसी टिश्यू ऑर्गन में, तो हम उसको कॉन्ट्यूजन बोलेंगे या डीप ब्रूज बोलेंगे। तो आप ये भी समझ सकते हो कि हम डीप ब्रूज को ही दूसरा नाम कॉन्ट्यूजन का दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फिर उसके बाद है इसका पैटर्न ब्रूज। पैटर्न ब्रूज में क्या होगा, स्किन पर वीपन का इम्प्रिंट होना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि फिंगर है वो स्किन पर आ गई, या फिर कोई भी वीपन है, जैसे कि किसी ने आयरन रॉड से किसी को मारा, ठीक है, तो उसकी बैक पर आपको रॉड का पूरा प्रिंट शो हो रहा है। जहाँ भी उसने रॉड से मारा है उस पर्सन की उस एरिया पर आपको रॉड का प्रिंट शुरू हो रहा है। या किसी को पंच मारा गया है तो वहाँ पर पंच का जो है प्रिंट दिखाई दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पैटर्न ब्रूज। थ्रॉटलिंग के केस में नेक पर फिंगर ब्रूज। अभी मैंने आपको बताया, कोई भी गला घोंट के किसी पर्सन को मार रहा है तो अपने जो पर्सन उसे मार रहा है उसकी फिंगर का हमें इम्प्रिंट दिखाई देगा उस विक्टिम की नेक पर, तो वो होता है थ्रॉटलिंग के केस में। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो गए, पैटर्न ब्रूज के एग्जाम्पल हो गए। फिर देखते हैं एज ऑफ ब्रूज। ब्रूज की एज क्या होगी, फ्रेश जो ब्रूज है वो रेड रहेगा। रेड क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो भी ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है उसके अंदर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का ही होता है, इसीलिए जो फ्रेश ब्रूज होगा वो हमें रेड शो होगा। एक दिन बाद वहाँ पर जो ब्लड होगा वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी अब, इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो एक दिन बाद वहाँ पर ब्लू कलर हो जाएगा। 2 से 4 दिन बाद वहाँ पर कैसा कलर शो होगा, ब्राउन होना शुरू हो जाएगा।
फिर 5 से 7 दिन बाद है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये भी देखा ही होता है, सबने देखा होता है ब्रूज का एग्जाम्पल, कहीं किसी दूसरे पर्सन के देखा होगा या आपने खुद के देखा होगा, लेकिन ब्रूज भी बहुत कॉमन है। ठीक है, तो 5 से 7 दिन बाद ग्रीन कलर दिखाई देगा वहाँ पे। किस वजह से? बिलिवर्डिन के एक्यूमुलेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो है डीऑक्सीजनेटेड जो आरबीसी हैं, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वहाँ पे आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पे बिलिवर्डिन जो है एक्यूमुलेट होगा, उसकी वजह से ग्रीन अपीयरेंस आएगी 5 से 7 दिन बाद। 7 से 12 दिन बाद येलोइश दिखाई देगा बिलिरुबिन के कारण। ठीक है, और 2 वीक बाद वो जगह एकदम नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि सारा का सारा जो भी डिस्कलरेशन हो रहा था वो ना होकर के अब जो भी नॉर्मल स्किन का जो कलर होता है वो शो होने लगेगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ब्रूज को ठीक होने में कितना टाइम लगता है? 2 वीक लगते हैं। 2 वीक तक स्किन का डिस्कलरेशन ही हमें शो होता रहता है। फिर उसके बाद है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? इससे हम एज ऑफ इंजरी का पता लगा सकते हैं, वही अभी हमने देखा है किस किस तरीके से कितने दिन में कौन कौन सा अपीयरेंस आ रहा है उसका। टाइप ऑफ वीपन का पता लगा सकते हैं, थ्रॉटलिंग के केस में हमें नेक पर फिंगर दिखाई देंगी, तो टाइप ऑफ वीपन का पता लगा सकते हैं, यानी कि केवल हाथों का यूज़ किया या फिर और कोई वीपन था किसी तरीके का, या रॉड थी, जो भी था उसका पता लगा सकते हैं। केस ऑफ इंजरी का पता लगा सकते हैं। डिग्री ऑफ वायलेंस, यानी कि कितने बुरी तरीके से उस पर्सन पर हमला किया गया है, कितनी बुरी तरीके से उस पर्सन को मारा गया है, क्योंकि जितना बुरी तरीके से उसको मारा जाएगा उतना ही हमें ब्रूज वहाँ पर शो होगा। नेचर ऑफ इंजरी का पता लगा सकते हैं। नेचर ऑफ इंजरी यानी कि अगर ब्रूज सिंपल है तो ब्रूज जो होता है सिंपल है तो इंजरी बट कैन बी ग्रेवियस और फेटल, यानी कि ब्रूज को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि सिंपल इंजरी थी या बहुत ज़्यादा ग्रेवियस। यानी कि मान लीजिए किसी पर्सन को पकड़ के उसको किसी भी रोड से बहुत बहुत ज़्यादा देर तक मारने लग गए और पीटते ही जा रहे हैं, पीटते ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रूज बहुत ज़्यादा होंगे। ब्रूज बहुत ज़्यादा होंगे तो उससे हमें पता लग सकता है कि इसको जो इंजरी हुई है वो ग्रीवियस हुई है। लेकिन अगर कोई ऐसे ही घर में ही चलते फिरते कहीं गिर गया या टकरा गया, उसकी वजह से जो ब्रूज बनेगा वो सिंपल बनेगा, यानी कि उसमें कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इसका एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम अपीयरेंस। एंटीमॉर्टम यानी कि डेथ से पहले की बात हो रही है, तो एंटीमॉर्टम में स्वेलिंग होगी। पोस्टमॉर्टम यानी कि जो डेथ के बाद किसी पर्सन को मारा गया है, मरने के बाद भी अगर उस पर्सन को मारा गया है तो वहाँ पर कोई स्वेलिंग नहीं होगी। डैमेज ऑफ एपिडर्मिस यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। इसके अंदर इतनी भी हम सारी की सारी इंजरी पड़ेंगे, इस पर्सन के अंदर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है डेड है ऑलरेडी। ठीक है, एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड एक्यूमुलेट होगा कि नहीं, यहाँ पर होगा, यहाँ नहीं होगा। कलर चेंज इसके अंदर होगा, इसके अंदर एक ही जिस तरीके का था, जैसे जो पहले दिन का जो अपीयरेंस था वैसा का है वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो पहले दिन दूसरे दिन कलर चेंज होता ही रहेगा। मार्जिन कैसी होंगी उसकी? मार्जिन जो एंटीमॉर्टम जो पर्सन है, जो जिंदा जो पर्सन है, उसकी जो मार्जिन होंगी वो मार्जिन जैसे शो हो रही है, जिस भी पैटर्न का जो ब्रूज बना है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, वो उस वीपन पे डिपेंड करता है। तो वो जो मार्जिन होंगी वो सराउंडेड एरिया, यानी कि जो मार्जिन होगी उसके अंदर आपको ब्लड एक्यूमुलेट दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे जो मार्जिन होंगी वो कैसी भी नहीं होंगी, वो डिमार्केटेड होंगी, वो प्रॉपर शो नहीं होंगी। पोस्टमार्टम या जो डेड पर्सन है उसके अंदर आपको कुछ भी शो नहीं होगा।